खान साहब के बारे में मैं कुछ बोल तो फिर आपका चैनल चलाएगा। खान साहब देखें, वो पहुंच गए खुदा तक, तेरी रहगुजर से जाते तो कुछ और बात। क्या बात है, जबरदस्त। वकील को तो फिर अपना वो जो काला कोट है वो 24 घंटे तैयार रखना है, चाहे वो ईद है, क्योंकि उसकी बेल लेनी है। अगर चांद रात को कोई बंदा पकड़ा जाता है, हमारे घर पहुंच जाता है कि प्लीज चले वकील साहब हमें जमानत लेके दें, ये अल्लाह पाक बताते हैं कि एवरीवन हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए अल्लाह के सामने अपनी चीजें कुर्बान करने के लिए। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो है वो अल्लाह की जो है ना बारगाह में हाजिर कर दी। हमारे साथ उमर भाई मौजूद थे, जिनको हम लोगों ने कहा था कि आप हमें गाना सुनाएंगे। गाने के लिए तो खैर माने नहीं, अपनी गजल सुनाने लगे, तो जो इन्होंने लिखा है वो आज आप हमें सुनाएं। किसी ने विसाल यार को समझा यूं कि धड़कन जैसे हो मुजस्मा सकूं, भुला चुका हूँ अंदाज़ जिंदगी का सलीका भी, वरना तो माजी यकता का फरमा रवा था कभी। ये खिले खिले से गेसू इन्हें लाख तू संवारे, मेरे हाथ से संवरते तो कुछ और बात। क्या बात है। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। कोई सियासतदान होता है ना, उसको फिर वो दूसरी दोनों तरफ से खेलना होता है। मरियम नवाज, नानी, ओके। इफ्तिखार ठाकुर, लेजेंड। अस्सलामुअलैकुम तमाम अहले इस्लाम को चार एशिया की जानिब से और हम सब की जानिब से ईद उल अज़हा की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। मैं हूँ फातिमा वसीम और मैं हूँ ज़ुहैब अंजू। ईद के तीसरे दिन आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं और एज यूजुअल हम लोग अपनी डेली रूटीन से हटकर आज भी ऑफिस में बैठे हैं आप लोगों को स्टूडियो से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम दिखाने के लिए कि हम लोग इस चीज़ को कैसे इंजॉय करते हैं। लेकिन आज हमें साथ ही साथ जिन गेस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है वो है उमर शरीफ साहब, जो कि लॉयर हैं, एजेंट के और एंकर पर्सन भी हैं, और ऑब्वियसली मुनीब मानी साहब जो कि कॉमेडियन भी हैं। तो आइए इनसे गपशप लगाते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तो उस प्रोफेशंस में ये कैसे अपने रूटीन को लेके चलते हैं और कैसे सब मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपसे पहले शुरू करते हैं कि बीइंग अ लॉयर आप अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो स्टार एशिया की टीम को और तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और उम्मीद है कि सब जो है अपने घरों में बड़ी खुशी से ईद मना रहे होंगे, क्योंकि ये ईद थोड़ी डिफरेंट होती है कि जो ईद उल फित्र हम मनाते हैं वो उसमें हम जो है एक डिफरेंट तरीके से ईद मना रहे होते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी का सिलसिला नहीं होता। इसमें ये है कि हम जो नौजवान हैं उसकी हालत हाल तो बेजार होती है, क्योंकि हमने तो सुबह सुबह नमाज पढ़ के वो फिर कुर्बानी पे लग जाना होता है, तो हमने पहुंच जाना होता है कसाई के साथ। आपने जो बात की प्रोफेशन के बारे में, अब जो प्रोफेशन है हमारा वो थोड़ा सा ईद में जो है वो हमारे लिए इतनी हर्डल्स होती हैं, खास तौर पे लॉयर्स के लिए भी और एंकर्स के लिए भी, क्योंकि एज एन एंकर आप भी इस चीज़ को समझती हैं कि आज ईद का दिन है, फिर भी आप एक प्रोफेशनल ड्यूटी में हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ मैं अगर वकला की बात करूं तो वकला भी वो जो हमारा काला कोट है वो चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे दुनिया का कोई भी दिन हो, तो हमने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर है कि क्योंकि एज पर द लॉ ये है कि कोई भी अगर कल्प्रिट कोई भी एक्यूज जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछा, जो मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है लॉ का। अब इसमें लॉ का मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मैंने एंगस की बात की कि एंगस की भी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, 24/7 वाली ड्यूटी है, तो लॉयर्स की भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एज पर द लॉ अगर कोई भी एक्यूज जो है वो अगर अरेस्ट हो जाता है पुलिस से, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द लॉ, वो ऑब्लिगेशन है उसकी कि वो मजिस्ट्रेट को जो है वो उस जो एक्यूज्ड है वो उसको पेश करेगा, ठीक है। तो जब वो एक्यूज्ड पेश होगा जज साहब के सामने, तो वकील को तो फिर अपना वो जो काला कोट है वो 24 घंटे तैयार रखना है, चाहे वो ईद है, क्योंकि उसकी बेल लेनी है। अगर चांद रात को कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो हमारे पास क्लाइंट फिर हमारे चैम्बर या हमारे घर पहुंच जाता है कि प्लीज चले वकील साहब हमें जमानत लेके दें। तो हमारी जो है वो एक प्रोफेशन ओरिएंटेड ईद होती है। मैं अगर कहूँ बराए नाम की ईद होती है तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि वो बचपन की जो ईद है वो ईद वाले डेज तो चले गए हैं जब हम ईदियाँ लेते थे। अब तो वो वक्त आ गया है कि हमसे ईदी मांगी जाती है।
और अगर हम आप भी न्यूज़ चैनल में एक एज एन एंकर हैं, अगर मैं अपने न्यूज़ चैनल पे जाता हूं तो फिर हमारे जो एडिटर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो समझते हैं कि एंकर्स की सबसे ज्यादा ही सैलरी है। वो कहते हैं हाँ जी हमें भी ईद दे दें। ये सबसे बड़ी जो है ना, उनको शायद गलतफहमी होती है कि हमारी शायद सैलरी सबसे ज्यादा है, और सारे ईदी मांगने भी जो सबसे बड़े होते हैं ना उन्हीं से आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, से बचपन की कोई याद ऐसी आपकी कि जो ईद आपको बहुत सबसे ज्यादा याद हो, चाहे ईद उल फितर है, चाहे ईद उल अजहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुर्बानी भी करते हैं, मंडियों में भी जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है हर साल? देखिए ईद जो है वो ईद का मकसद जो है, अगर हम देखें एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो ईद का मकसद ही यही है कि सब एक साथ मिलजुल के जो है वो एक खुशी सेलिब्रेट करें। ठीक है, अब जैसे रमज़ान वाली ईद है तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह की तरफ से कि हमने रमज़ान के रोज़े रखे। अगर हम ईद उल अज़हा की बात करें कि इसके पीछे भी एक पूरा जो है एक स्टोरी है। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एक स्टोरी थी, उसका मकसद ये अल्लाह पाक बताते हैं कि एवरीवन हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए अल्लाह के सामने अपनी चीज़ें कुर्बान करने के लिए। जैसे हज़रत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो है वो अल्लाह की जो है ना बारगाह में हाजिर कर दिया। तो ये जो सबसे पहले एक जो प्राइमरी चीज़ है हमें सबको समझने की ज़रूरत है एज ए मुस्लिम, कि हमें इस त्यौहार को किस तरीके से मनाना है, इस त्यौहार में हमें कौन कौन सी चीज़ जो है उनको मलूज़े खातिर लाना है। अब बात आती है कि ईद वाले दिन की को वो किस तरीके से मनाते हैं अब है, या आपने जैसे पूछा कि बचपन की ऐसी क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि वही ईद अच्छी होती थी जब कोई फिक्र ना फाका होता था। ठीक है, ना स्कूल की टेंशन, ना एकेडमी की टेंशन, ना प्रोफेशन की टेंशन, बस वो बचपन होता था, माँ बाप से हम अपनी वो ईदी ले लेते थे, तो वो फिर अच्छे कपड़े पहन के बस पिक्चर्स बनाना, वो अच्छी ईद होती थी। लेकिन अब तो हमें फिक्र लगी होती है कि एज ए पैट्रियोट, एज ए मुस्लिम, हमने अपने नेबर्स का किस तरीके से ख्याल रखना है, अपने छोटे जो है हमसे उनका किस तरीके से ख्याल रखना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो एज ए एंकर हमारी है कि किस तरीके से हमने स्क्रीन पे जो है पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है वो क्या मैसेज देना है। तो उमर भाई ये बताइएगा कि आप मतलब एज अ वकील भी काम कर रहे हैं और एंकर भी जी। तो आपने तो लॉ में डिग्री की होगी ना, तो आप ये मतलब एज अ जर्नलिस्ट कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की? अच्छा, ये इसमें ना थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बहुत सारे जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, दोस्त अहबाब, वो बड़ा सवाल करते हैं इसके ऊपर कि हाँ जी आप तो जो है वो वकील बनने गए थे लाहौर, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम डीजी खान। Okay. तो आप वकील बनने गए थे तो आप स्क्रीन पे कैसे आ गए, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक ही चीज़ में आपको महदूद रहना चाहिए, इसी वजह से कि मैं डिफरेंट जो है वेज के ऊपर हमेशा से जो है वो मानने वाला बंदा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पैरेलल चीज़ें चल सकती हैं अगर चलाने वाला हो तो इस वजह से मैंने लॉ के साथ साथ जो है एसोसिएट डिग्री की पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस की 2 years वाली। जी बिल्कुल, वेरी गुड। और उसके साथ साथ अभी मेरा जो है वो 4 ईयर वाला, क्योंकि मास्टर्स जो है वो उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी है, अब तो मैंने उसमें मैथ्स कॉम के अंदर फिर वो एडमिशन ली। अच्छा, इसमें दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैंने प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से किया। आज भी याद है, आज से तकरीबन 4 साल पहले एक नेशनल टेलीविजन था मुल्तान का। ठीक है, तो एज एन इंटर्नी मैंने उनको ज्वाइन किया था। हमें तो वहाँ तब पे भी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा एक शौक था, एक पैशन था मेरा करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन साल एज ए रिपोर्टर काम किया और रोडों पे काम किया। ठीक है, और हमारे प्रोफेशन में जो है यही चीज़ है कि आप स्टार्ट ग्रास रूट लेवल से लेते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट में ये सोचें कि मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाऊँ, मुझे डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स मिले। ठीक है, और ये नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने स्टेट टेलीविज़न के साथ किया, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ काम किया, 1-2 और चैनल्स भी थे जिनके साथ काम किया। अब मैं एक चैनल पे अपना प्रोग्राम जो है वो होस्ट करता हूँ। तो इसी के साथ ये तो हम लोगों ने उमर सर की आपको काफ़ी हद तक स्टोरी बताई है, इनसे मज़ीद गपशप लगाएंगे, लेकिन मानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे ये ना पूछा जाए कि थिएटर की दुनिया में उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और वो अभी तक कितने शोज़ कर चुके हैं, उनका सारा सिनारियो है, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। जी मानी भाई, आप बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया स्टार एशिया की टीम और आप लोगों का इनवाइट करने के लिए, और मेरी तरफ से जो देखने वाले हैं उन सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और कुर्बानी का है तो कुर्बानी करें और गोश्त फ्रिज में रखने की बजाय उनको दें जो हकदार हैं। तो आपने सवाल किया, मुझे ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप क्यों किस तरह इस फील्ड में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक कंजर्वेटिव माशरे से है। ओके, आई एम फ्रॉम सिटी भक्खर
ठीक है। इसके लिए भक्कर से हूँ, तो वहाँ इस चीज को, इस फील्ड को अच्छा नहीं समझा जा सकता। वो कंजर्वेटिव मुआशरा है, लोग कंजर्वेटिव है, ज़हन सोच छोटी है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो वहां से उठ के आना एक ऐसी फील्ड के अंदर जिसको आपके इलाके वाले बुरा समझ रहे हैं, तो उस फील्ड के अंदर आके, एक नए शहर में आके, एक 18 साल का लड़का आया है और उसने आके फिल्म एंड थिएटर में एडमिशन लिया है। ख़ानदान की फैमिली पढ़ी लिखी थी, उसकी फॉर्चुनेट है, उसकी किस्मत अच्छी है कि फॉर्चुनेट किस्मत अच्छी है, उसके फैमिली सपोर्ट किया है, तो उसने आके एडमिशन लिया फिल्म एंड थिएटर में। और जब उसने अपने करियर का आगाज़ किया एज ए रोड शो होस्ट, तो फिर आहिस्ता करते करते उस बंदे ने शहर वालों को बताया कि गांव वाले किसी से कम नहीं होते, अल्लाह का करम रहा मुझ पे। और मैंने आपने बात की कितने शोज किए हैं, तो आई गेस मुझे खुद नहीं याद कि मैंने कितने शोज किए हैं, बिकॉज एक सिलसिला जो चलता ही जा रहा है और अल्लाह पाक इसमें बरकत डालेंगे और इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएं कि ऑब्वियसली बात आप बता रहे हैं कंजर्वेटिव माशरे से आप बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे कंजर्वेटिव माहौल आ जाता है वहाँ पे इंसान ग्रो नहीं कर सकता और वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आपने ये सारे चैलेंजेस को कैसे फेस किया? देखिए, मैं तो इस फील्ड को अपना इश्क कहता हूँ, और जब आपको किसी से इश्क हो तो आप उस चीज़ को पाने के लिए आप हर हद तक जाते हैं। तो मैंने इस फील्ड के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस किया, अपनी इमोशंस को, अपनी फाइनेंस को, अपनी नींद को और सुकून को सेक्रीफाइस किया। और फिर जब इतनी तगदो आप किस चीज़ के लिए करो और आपके खिलाफ चाहे जितनी मर्जी उंगलियां उठें, लेकिन आप एक चीज़ की तगदो कर रहे हो, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम जिस चीज़ के लिए कोशिश करो तो मैं नवाजूंगा। तो अगर अल्लाह पाक ने वादा किया तो मैंने फिर कोशिश की और अल्लाह पाक ने उन सबको दिखाया। मैंने ज़ाती तौर पे जो लोग मुझ पे उंगलियां उठाते थे, जो कंजर्वेटिव माशरे में जो मेरे ऊपर बातें करते थे या मेरी फैमिली को उकसाते थे या करते थे, मैंने उनको पर्सनली आज तक जवाब नहीं दिया। तो मेरा जवाब होता था मेरी कारकर्दगी, ठीक हो गया। तो अब मैंने उससे जवाब दिया। फिर अब जब अल्हम्दुलिल्लाह पाक इज्जत से नवाजा, कुछ लोग जानने लग गए, कुछ मोहब्बत करने वाले लोग आ गए, तो अब वही लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग लोगों को बताते हैं यार ये हमारा फलां है, ये हमारा फलां है। तो कारकर्दगी से बताया मैंने, और उस कंजर्वेटिव माशरे को मैंने टैकल इस तरह किया कि अल्लाह पाक पे भरोसा किया और इश्क को आगे परस्यू किया मैंने। तो इसी के साथ अब आप भी बता दें आपके बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो ईद से बहुत ज़्यादा वो जुड़ी हुई है और आपने बहुत एंजॉय की हो? देखिए, उमर साहब अभी बता रहे थे कि ईद तो बचपन की ही थी, और वाकई ईद बचपन की ही होती है सर, क्योंकि अब जिस तरह के देखिए ईद का तीसरा दिन और हम यहाँ पर स्क्रीन के सामने बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली से दूर, और आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और आपने हमें बुलाया, हम आपकी तरफ हाजिर हुए। तो अब ईद तो ईद रही नहीं है हमारे लिए। जैसे रमज़ान में सो कॉल्ड मुसलमान जो होते हैं सब फ्रूट वाले, उनका सीज़न होता है, तो ईद जो होती है वो हमारा सीज़न होता है। तो हम ईद पे हमारा सीज़न, हमारे शोज़ होते हैं, तो ये रिगार्डिंग दीज थिंग तो हम अब शोज़ वगैरह करते हैं। तो बचपन में यादें बहुत सी जुड़ी हैं। ईद उल अज़हा का एक वाक़या है कि मैंने आई थिंक मेरी एज होगी कोई 12-13 साल, तो हमने बकरा ज़िबा किया। तो अब मैं और मेरे कज़न थे, अब हम पता है गांव से हैं, तो गांव में तो कसाई खुद बनना पड़ता है। अच्छा, बर्गर्स वाला माहौल नहीं है ना कि कसाई हायर कर ले, तो वहाँ तो आउटफिट नाम की कुछ चीज़ नहीं है। ईद उल अज़हा पे अगर आपको कपड़े सिलवाते हो तो उनको कोई फायदा नहीं है। आप आए हो, ईद की नमाज पढ़ी, चलो जी कच्चा बनैन पहनो, आ जाओ। अच्छा, चूड़ियाँ तैयार हैं और वाला साहब सामने हम छुरी फेरनी होगी, ठीक है। तो कसाई हायर नहीं किया जाता, उस दिन सारे घर वाले चाहे जितने बड़े चौधरी हो कसाई बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये गांव का एक माहौल है और हम लिटरली इस चीज को एंजॉय करते हैं। इस काइंड ऑफ फेस्टिव फॉर अस कि हम उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने उस कजन की वो जो एक टोका जिसे हम कहते हैं, वो टोका मैंने उसकी उंगली पर मारा। ओके। और मैं गोश्त काट रहा था और उस बेचारे की उंगली कटी, मिडिल फिंगर आज तक यहाँ से इस तरह है। जब भी मुझे देखता तो दुआएं देता होगा दुआएं के दिन ही दुआएं देता होगा। चंगी कितनी मेरे ना। मानी भाई, आप गोश्त कितना आपने खाया? 2 दिन आपने ईद गुजारी, कितना गोश्त खाया? देखिए, ये तो आपने जो है बात कर दी कि देखिए ये तो ईद है ही गोश्त की, ठीक है। और हम जो है मुसलमान है तो फिर हम गोश्त खुद ही खाते हैं, गरीबों को क्या देना। अमूमन 2 दिन तो पहले वो सारा कुछ उसको मतलब स्टोर करना होता है, और तीसरे दिन जाके सही से आज आपने कुर्बान कर दिया अपना, आप अब यहाँ पे आ गए हैं। देखिए, मेरी ना पहली जो
कोशिश होती है ना कि जब भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा होना, तो मेरी पसंदीदा चीज़ है कलेजी। अच्छा। तो मैं कलेजी लेता हूँ ओके। और मैं उसे खुद कुक करता हूँ। मैं शेफ़ों को, अच्छा शेफ़ लोग कहते हैं जो मेरे हाथ ओहो, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड बंदा आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उस लिवर को मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। और जो कलेजी होती है उसे मैं खुद बनाता हूँ। मुझे अच्छी लगती है और जो खाते हैं वो भी उनको अच्छी लगती है। सबसे पहली चीज़ ये करता हूँ, फिर उसके बाद मैंने एक रान छुपानी होती है। वो रोस्ट के लिए? हाँ। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया आपका रान रोस्ट चोर कौन है। तो इस तरह ना एक हल्का बड़ा फेमस है कि वो एक बंदा सोया, ईद के बाद मुहर्रम का महीना था, तो सोया तो ख्वाब में जन्नत में बकरे भाग रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद हूरे भाग रही। बकरे भाग रहे हैं, तो उसका बकरा जो है ना बेचारा बैठा हुआ है, तो पूछता अपने बकरे जाके, यार तू क्यों बैठा हुआ है? कहते हैं भाईजान आपकी फ्रिज में मेरी टांग पड़ी है, वो खाएंगे तो मेरे वापस आएगी तो मैं चलूंगा। तो इनको जो ऑडियंस देखने को यही पैगाम है कि भाईजान संभालने की बजाय बांटे। वेलकम बैक। अच्छा, हम लोग जाने से पहले कह रहे थे कि बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और बीच में ही ब्रेक में ही मुझे ज़ुहैब ने कहा कि मेरे पास एक बहुत ज़ोर का सवाल आया हुआ है मुझे, तो वो उमर सर से पूछना चाहते हैं। तो ज़ुहैब कंटिन्यू। जी उमर साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, जो अभी दूसरा यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो ये होता है कि अगर हम मीडिया की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी हमने मैस कम्युनिकेशन या BS जर्नलिज्म करना लाजमी है, या इस पे कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि आप लॉ, ठीक है, आपने लॉ किया और आप अभी सहाफ़त की तरफ भी आ गए। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। अच्छा, मेरा भी सबसे पहले मैं भी यही सोचता था कि मेरी लॉ की डिग्री है तो मैं कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आऊँगा। अच्छा, मैं इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ कुछ एंकर्स की। बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। रसूल साहब हैं। अच्छा, बैरिस्टर उसामा मालिक साहब हैं। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है। अच्छा, एक कुछ ऐसे भी हैं जो MBA BBA करके आए हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री कौन सी है, मैटर ये करता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी वो किस तरीके की है, आपका बोलने का अंदाज क्या है, आप करंट अफेयर्स में कितना इंटरेस्टेड हैं, आप हिस्ट्री कितनी जानते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी जब न्यूज़ चैनल के अंदर आते हैं तो आपको ये चीज़ें तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आपके साथ फिक्स होनी चाहिए कि आपको पॉलिटिकल डिबेट्स आनी चाहिए, आपको होस्ट करने का तरीका आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एकेडमिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है वो जर्नलिज्म है ही नहीं जो आज के दौर में हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल, जो बुक्स के अंदर मैं भी 1-2 बुक्स पढ़ी हैं जर्नलिज्म की, मैंने एग्जाम्स दिए तो वो बिल्कुल हट के है प्रैक्टिकल चीज़ों से। तो उमर भाई जी, लॉ करते करते अचानक से जर्नलिज्म में आ जाना, जी, ये हादसाती तौर पे हुआ या कोई मोटिवेशन थी? नहीं, हादसाती तौर पे नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल लेवल के ऊपर मेरा ये था कि स्कूल में मैं भी ये जो है ना मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग का, सिंगिंग का। तो मैं सिंगिंग भी करता था, कभी नात पढ़ ली, कभी जो है नेशनल सॉन्ग सुना दिया। तो उसके साथ साथ मेरा बड़ा मेरा इंटरेस्ट था नेपा में जाने का, कराची में। ओके। तो मैं ये तो मेरे वाले साहब से गुजारिश की कि मैंने कराची जाना है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या बात है। मैं बड़ा जो है ज़िया मोहिउद्दीन साहब से बड़ा मेरी दिल लगी है उनके साथ, अल्लाह पाक उनको करे। तो वो ये कि वाले साहब ने कहा नहीं, कराची इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि आप पंजाब में रहो, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि चले लॉ की डिग्री कर लेते हैं। लॉ की डिग्री तो ऐसी है कि बिल्कुल आसान है, तो लॉ के साथ साथ मैं अपना करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जब इधर लाहौर आया तो मेरा एक माइंडसेट चेंज हुआ। ड्रामा इंडस्ट्री से, शोबिस से जाने से मेरा दिल उकता गया कि मैं शोबिस में नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं लॉ के अंदर आया, क्योंकि मैं एक्सटर्नल प्रोग्राम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, ब्रिटिश लॉ। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ब्रिटिश लॉ जो है वो ऐसे ही है जैसे आप MBBS कर रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम मांगता है, ठीक है। जो पाकिस्तानी लोकल लॉ है तो उसमें तो आप क्लासेस लें, अटेंडेंस पूरी करें तो आपका लॉ हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब फिर मैंने सोचा कि हाँ जी, फिर ये है कि अब मुझे अच्छा लॉयर बनना पड़ना है, फिर मुझे पढ़ना है। लेकिन ये है कि फिर मैंने ये सोचा कि हाँ जी, अगर वकील जो लॉयर है ना, एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, तलबा जो अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उनका पीछे वालिद साहब लॉयर नहीं है, तो उनको ये चाहिए कि खुदारा आप पैरेलल कुछ और करें, आप बिजनेस कर लें, आप किसी और प्रोफेशन में साथ साथ परसू करें। क्योंकि जो वकालत का शोबा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आप हराम खाते हैं।
ठीक है, वो इस तरीके से कि जब आपके पास कोई स्किल है नहीं, आप किसी चैम्बर जाएंगे, चैम्बर आपको पे नहीं करेगा, तो फिर आप ये लाजमन है कि ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स गलत जो है क्लाइंट को इंफॉर्मेट करके उससे केस लेके वो जो है अपना घर का सिलसिला ये पहले वकील हैं जो ये बात बता रहे हैं, कि फैक्ट है ये, ठीक तो है। उमर भाई आपको अब हम सहाफ़ी कहें या वकील कहें, पहले ये बता। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मेरे तो उस्ताद ऐसे उसामा मलिक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल के अंदर थे। मेरी जो पीटीवी के अंदर जो मेरी टीचर है मुझे सिखाने वाली हैं, वो खुद लिटिगेशन भी करती हैं और पीटीवी के अंदर होस्ट भी, क्या बात है, फातिमा शाहीन। तो मैंने जब काम किया था तो मुझे तो वहाँ से इंस्पायरेशन मिली कि क्यों ना मेरे टीचर्स अगर टीवी भी कर रहे हैं और लिटिगेशन भी साथ करें तो क्यों नहीं मैं भी करूँ उस चीज़। अच्छा, मल्टीपल हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली और काफ़ी प्रोफेशन के बारे में बातें कर ली। बातें ज़रा ईद की तरफ, क्योंकि शायद मुझे लगता है हम ईद से बिल्कुल ही हट गए हैं। आपने रान रोज चोरी कर ली, आपने भी रान साइड वे करा ली, तो अब आप यहाँ पे मैंने चोरी अच्छा थोड़ा शुक्र होना चाहिए ना, नहीं थोड़ा शुक्र होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक फन शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, आपने कभी खुद कुकिंग किया? जी बिल्कुल कुकिंग की है। कुकिंग हम इस वजह से करते हैं कि क्योंकि मेरा डीजी खान जो है उसके साथ ही बिल्कुल बॉर्डर पे बलूचिस्तान है, तो माउंटेन्स में जाते हैं, तो माउंटेन्स में जाके हम कुकिंग खुद करते हैं। मेरा बड़ा शौक है कुकिंग करने का। क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे बैचलर लाइफ बड़ी गुजारी है यहाँ पे हमने लाहौर के अंदर, तो ये है कि अब एज ए एंकर हमें स्किनी रहना पड़ता है, हमें डाइट पे जो है कॉन्शियस रखना पड़ता है। तो इस तरीके से अपना फूड खुद बनाने में ही बेहतरी है, बाहर का फूड खाएं तो फिर हालत खराब हो जाती है। तो सर आप डाइटिंग की तरफ क्यों आ गए? आप लगता है बहुत फूडी हुआ करते थे शायद बहुत पहले, तो अब आपका एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गई? ट्रांसफॉर्मेशन तो इस तरीके से आई है कि अब जिस चैनल के अंदर मैं हूँ तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो डायरेक्टर साहब कहते हैं सर प्लीज ये ठीक करें सर, आप ये ठीक कर ले। जैसे कि अब तो नींद भी पूरी ना हो तो कैमरामैन कह देता है आपके हल्के पड़ गए, आपको डार्क सर्कल्स आ गए, काइंडली आप नींद पूरी करें। जैसे मेरा कैमरामैन कहा है, मेरा कैमरामैन मुझे नहीं कहता डार्क सर्कल्स पड़ गए। आपको रिलैक्सेशन इतनी मिलती है ना? नहीं रिलैक्सेशन कोई भी नहीं हमारी जिंदगी में। नहीं मैडम चलो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती। मेरा मेकअप भी मेरा बिल्कुल नो मेकअप लुक है, मैं आपको सही बताऊं तो इस वजह से हमें जो डिमांड्स है वो चैनल की भी पूरी करनी पड़ती है, तो ये स्क्रीन पे प्रेजेंटेबल तो होना सबसे पहली चीज़ है। इस वजह से तो फूड सबसे पहली चीज़ है कि जिस पे हमें जो है वो ख्याल करना चाहिए खुसूस। सर वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, अगर हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर कैसे सारा दिन हम गुजारेंगे ये बता दें। भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बकरा खाने से रहे। मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी तक पेट पूजा नहीं करवाई गई, अभी तक ईद का गोश्त हमारे सामने नहीं आया, अभी तक कुरान रोस्ट नहीं आई, अभी तक कोई वो आप घर ले गए थे आपके घर से लाना पड़ेगा। नहीं मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक सारे की तरफ से हमें कोई मटन और बीफ कीमा वो हमें नहीं सर। है सर अब मैं हम तो खुद कुकिंग तो करते नहीं है ना, हम क्या करें, हम भी वेट ही कर रहे हैं अभी भी वेट नहीं। मानी भाई कुछ करके दिखाएं, कोई अपना कोई चीज़ एक्ट करें, हमें कुछ जुगत सुनाएं या कुछ भी हम चाहते हैं क्योंकि आप अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज का दिन भी ज़रा हमने एंटरटेनमेंट करनी है, कुछ दिखाएं, हमारे व्यूअर्स एंटरटेन हो, हंसें मुस्कुराएं, कुछ ऐसा कर दें। यहाँ पे ना कुछ सोशली डिफ्लेक्ट पाया जाता है। If we talk about areas like if we talk about Lahore, so there are some certain areas like DHA and Bagadiyan. DHA different है, Bagadiyan different है। There's 180 difference between both of them. Exactly. तो अब वहाँ का कपल्स हैं, ईद का मौका है और लड़ाई। ओके अच्छा। पहले DHA ओके। और जनाब वो अगर कर रहे हैं तो ईद का बकरा उन्होंने लेके आए हुए थे तो हो रहा है, तो अब पहले तो होने नहीं देंगे वो बीवी जो होती है उसका लगाओ नो वी कैन डू दिस इज सो रूड आई कैन डू दिस। तो ये उनके होते हैं तो वो कह नो इट्स ओके। तो वो उनकी अब कुर्बानी की है तो अब जो उसके हस्बैंड है वो गोश्त सोच लेके घर आए, कसाई ने की है, वो खुद नहीं करते, खुद तो घर चले जाते हैं, बच्चों को अंदर लेके जाते हैं, गलती इम्पैक्ट पड़ते हैं, ब्लड देखिए कि नो 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 बिल्कुल बच्चे डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो वो गोश्त घर लेके आए हैं तो कह रहे हैं उसे कि ओके सो दिस इज फ्रॉम माय सिस्टर एंड दिस इज फ्रॉम ब्रदर, दिस इज फ्रॉम माय मदर एंड दिस इज फ्रॉम माय ओन, आई हैव टू यू नो साकिब
लास्ट ईद पे हमने पता है क्या किया था, हमने इस कुरान को रोस्ट किया, तो इस बार हम रोस्ट करेंगे और ईद के थर्ड डे हमने बारबेक्यू पार्टी करनी है, ओके। तो गरीबों को भूल गए हैं जिनके गोश्त देना है, ठीक है। अब सेम इसी तरह बागड़िया में हो रहा है, बागड़िया में की हो रहा है, मैं शफीक है। अब बेगम कह रही है अपने हस्बैंड को, मैं शफीक है आ कटा डाले आ किलो की गोश्त घर दे ना, इसे ना मैं पका लवा है, चल गुर्दा पिपरे दे यार। ये सोशल डिफ्लेक्ट पे आ जाता है। अच्छा, इनकी लड़ाई भी डिफरेंट होती है। अच्छा हाँ, वो कैसे? डीएचए वाले जो है ना, डीएचए वाले अगर लड़ रहे हैं ना, तो अब बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बैड इंप्रेशन पड़ता है ना। नौकरों के सामने बच्चों गाड़ी में बिठाया, बीवी को साथ लेके जा रहे हैं, अब बताओ मैं तुम्हें 20 साल से टॉलरेट कर रहा हूँ ना, तुम्हें भी तो कर रही है टॉलरेट आपको। शाम में चाइनीज रेस्टोरेंट आ, चाइनीज खाओगी? नहीं, बाहर में जाओ। ये क्या कि उनके घर आ गए, लड़ाई खत्म हो गई, फिनिश हो गई। अब मेरे और का बंदा है बागड़िया था, अब बेगम के साथ जा रहे, उसे नहीं पता कि कहाँ लड़ना कहाँ नहीं लड़ना। बस स्टैंड पे खड़े हुए, तो उसे कह रहा है कि तलाक लेनी हूँ, नहीं दवा तेन तलाक, नहीं मैं तेन अरक्षा ने तोड़ देनी। और अरक्षा वाला कह रहा है कि मेरे लिए क्यों कभी पाया, मैं तलाक दे, बंदा कुछ एडे जरूरी कागजात उन्हें घर जाके दे दी। ये इनका सोशल डिफ्लेक्ट पाया जाता है। ऊपर से अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली मेरा कज़न बीमार हुआ, तो मैं पहले भी बताया मैं ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करता हूँ। मेरा कज़न बीमार हुआ, मैं हॉस्पिटल उसका पता करने गया हूँ, न्यू हॉस्पिटल में, तो एक बेड पे ना रश ही रश। तो मैंने देखा बच्चे के पाँव पे मोच चाहिए, तो सारा पेट, दादी भी आई है, अच्छा। आप करीबन मर गए, और उसके करीब आके बैठी हुई है, पॉइंट टेनो की हो गया, बैठी हुई है। तो अब ना तीमारदारी करने कुछ एथिक्स होते हैं ना, तो सर बिल्कुल किसी की तीमारदारी करने उसके एथिक्स होते हैं, किस तरीके से आप उसकी तीमारदारी करते हो। अब एक पढ़ा लिखा बंदा किसी की तीमारदारी करने गया ना, तो हर भूखे लेके जाएगा, वहाँ के रखेगा जाके, ओह क्या हो गया, आप फ्रेश जूसेस ले, ये बेटा का है, ये मेरा कार्ड पकड़े, कोई भी इशू जस्ट लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू, ओके। ये क्या आउट चला गया। अब 70 साल की अम्मा आई है बच्चे का पता करने, इशू क्या बना है, पाँव पे मोच आई है, तो आप उसका पता करें। हो गया है, टूटा हड्डी मोट हो गया, तेरे तो पहले का खनी दिया है, और चंगा पहला सी जवान ना थे आ मेरे आ कसम नु भी आई होया सी, आ मीना नहीं कढ़िया होने, आ तेनू कितनी देर हो गई, दीदी हफ्ता क्यों है, तेनू को हफ्ते होने तेरे को, उसका सोच भी नहीं है, और मलकुल मौत के साथ उसकी सलाह बात करने के लिए भी तू मर चल रहा है, 3 हफ्ते रह गए तेरे को, तू गया है बस। अब इसके बाद ये देख पहलवान गया है उसका तीमारदारी करने के लिए, तो आपने देसी घी का डोल पकड़, वो जिसे कहते हैं बॉक्स पकड़ के ले गया। अब बंदा कैंसर की 4th स्टेज पे है, कैंसर की 4th स्टेज पे है, डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसकी खिदमत ही कर लो, बस इसके पास मौका नहीं है जीने का। तो अब उसके पास देसी घी का डोल लेकर चला गया, वो पहलवान है, वो तू चल लम्हा पे है, तू लम्हा ही पे है, वो उठ दिन मैं कह रही हूँ अल्लाह टूटियां जो उठ ए देसी क्यों ले के खा, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर मामा लगदा है खा, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर मामा लगदा है, घर दी मज्जां दा हैगा ही ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਰੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੋਈ नहीं है, अस्पताल बंद करा देगा तेरा मैं। नहीं डॉक्टर जॉब नहीं, इनको 4th स्टेज कैंसर है, इनके नहीं बच सकते। ओए रोक जा, तू कौन है फैसले करने वाला, रंगबाजियां झारे ना ला रहे हैं, देसी घ्यो खाएगा उन्हीं, उठ दिन में कह रहे थे मैं रैप्टा मारागा उठ। अब ये इनका ना सोशली चीज़ें जारी होती हैं। अब इस तरह अब मुख्तलिफ इलाके के लोग होते हैं, सर आप डीजी खान से हैं, आप लाहौर से हैं, अफजेब आप भी लाहौर से हैं, नहीं आप लाहौर से हैं, नहीं मैं लाहौर से हूँ, लाहौर से और नहीं अब मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं ना, तो उनके बोलने का अंदाज भी मुख्तलिफ ही है, बिल्कुल ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए ना एक्सेंट पे भी डिपेंड करता है।
Exactly. अब इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम चलो एक सिचुएशन ले लेते हैं हम कि फौत की हो गई है और फौत की इतला दे रहे हैं कॉल के ऊपर, तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग किस तरह देंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं कराची से। नहीं अपने इलाके से स्टार्ट प्लीज। नो हम मक्कर से करें, नहीं, मक्कर से स्टार्ट करें। नहीं सर, हम एंड पे आएंगे ना सर। देखें जो कहते हैं कि भी वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हम एंड पे बकर लेके आएंगे सर। Okay. तो अब जनाब कराची का बंदा कॉल पे इतला दे रहा है फौत की हो गई है, तो किस तरह देगा? कराची का बंदा आपको पता है कि उन्हें मावा शावा खाना होता है, तो पान शान रखा होता है मुंह में, अब कर रहा है हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया, अरे कैसे हैं आप? अरे वो असलम साहब की बीवी नहीं, अरे मर गई सुबह, अरे होना क्या, छत से गिर के मर गई। हाँ 10 बजे जनाजा है और 9 बजे बिरयानी। अम्मा गुजर गई, जो कम होगा, बिरयानी गुजर गई, ज़्यादा दुख होगा। पहुँच जाना कह देते हैं। हाँ अब इसके बाद सिटी ऑफ जुगत फैसलाबाद, बड़े मीठे नफीस लोग, उनको गुस्सा आता ही नहीं है और वो ना खाना खाना चाहे याद रहे ना रहे, जुगत करना उन्हें याद रहता है, उनकी जबिलियत में शामिल है। अब कॉल पे इतला दे रहा है फौत की हेलो बीरे सलाम अलैकुम, बीरे चाचे हुनी मर गए, होना कि 2 जुगतों सिर च वजियां मर गए। 10 बजे पूरना वा, मेरे चाचे हुणां ने कफन किड्डा सोहना लगन दे, कढ़ाई वाला कफन पाया, ए नाल किते तिल्ले वाली जुत्ती हुंदी होर सोहना लगना सी। ट्रक थल्ले आए आ, टमाटर नहीं फेस जंदा, ओवे हो गए चाचे हुणी। अब मर्ग भी ये बातें कर रहे हैं बंदे। अब इसके बाद एक पट्टी चलती है जंग, ओकाड़ा, दीपालपुर, ये वाले इलाके, रावी के जो किनारे है ना, अब इनका एक्सेंट थोड़ा जांगली होता है, थोड़ा ना, अब है तो पंजाबी का एक्सेंट ये, लेकिन थोड़ा सख्त होता है सर। शायद आपको कोई वास्ता पड़ा ऐसे लोगों के साथ, ओकाड़ा दीपालपुर जंग वाले, तो उनका थोड़ा सख्त होता है, सख्त तरीके से बोलते हैं। अब वो किस तरह से कर रहा है, हेलो आ मोड़ सौंदा ही होए, ऐ छीदू दी जनानी नहीं, ऐ मार गई है, आया होना के दरू के ले जाकर नहर सड़ देती है। हाँ आज 10 बजे पूरनी है, आ बेरी वाले कब्रस्तान नहीं, उदे पूरनी है। हाँ आ कितने बिरयानी छोलने वाले चोल पकाए हुए नहीं। हाँ अब इसके बाद लाहौर, Okay. वाहद शहरी है लाहौर वाले, माइंड मत कीजिएगा अपने शहर, आप सुन लें। आप भी सुन ले। भी अपने शहर का नाम सीधा नहीं ले सकते। मैंने एक दोस्त था, मैंने कहा क्या कुरकुरे लोरिया, कहता कुड़कड़े, मैं कहा कुर करे, वही तो कह रहे हैं कुड़कड़े। मैं कह लाहौर लोड़, वो लाहौर लोड़। अब रे और रे का तजाद इनका ताअबद चलता रहेगा और सदियों से चलता आ रहा है, पता नहीं इनकी अमर से चलता जाएगा, अब अमर से आ रहा अब तक जाएगा। तो अब सिचुएशन यहाँ पे चेंज करते कि उनके पास किसी का मेहमान आया था और उनसे मर गया है। अच्छा। तब उसका लवाहिकीन को इतला दे रहा कॉल पे, हेलो मैं अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहा तो चाचा जी आए थे सादे को मर गए हैं, वो मैं हाथी मार रहे है, रंग भाजी ला रहे मैंने तू, वो पार्टी तो लुहाड़ी तक मेरा नाम वाइज है, वो 70 साल है थोड़ा बाबा, मैनू कहना शफीर पावे खा मैं खुआते ने, फीके की लस्सी पिया मैं खुआती है, कहना यू थोड़ा फलूदा खा मैं खुआता है, वो 70 साल का बाबा ईडा खावे बचता है, मर गया तू टाइम पाना टाइम पा लै। 9 बजे नहीं, उस टाइम रोटी खानी होंगी है मैं, और रोटी से याद है गुजरांवाला। अच्छा। गुजरांवाला के लोग भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया सर, आपका शायद गुजरांवाला के किसी बंदे के साथ वास्ता पड़ा हो, ये खाते ही बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो सुना बट ज़्यादा खाते हैं। गुजरांवाला के साथ आपको वास्ता नहीं पड़ा, इन्होंने सारी दुनिया चिड़े मकाते खा खा के। गुजरांवाला में बड़े हैं बड़े। हाँ तो यहाँ के जो बट हैं वो भी बहुत खाते हैं, उनके सामने तो चीज़ें रखते हैं, खत्म हो जाती है, हमारे से कुछ आता ही नहीं है। लोरी बट है, आपका गुजरांवाला वाले से वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा। मुझे कितों आया रोटी खा के, कितने चला रोटी खान, की करदा रोटी खाना,
अबू करते रोटी खाते खाता अम्मी करती रोटी पकाती। तो गुजरांवाला के बंदे हैं ना, तो वो कॉल पे इतला दे रहा है अपने दोस्त को कि ख़त्म पे बैठा हुआ है, वो इतला दे रहा है। तो जनाजा पड़ा सामने, उसकी इतला दे रहा है कि यार भी जनाजा है, तो खाने का भी साथ बता रहा है। हेलो वो आने चाचा मर गए, नवा कटा हटाए उन्होंने, सोहणियां पुठ दियां बोटियां सामने पईयां, ਉਹ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ मर गया, तू मोटी रोटी ते आ, तिला वाले नान सामने एक ਨੂੰ हथ नहीं लगा, चाचा मर गया। हाँ। तो ये खाने के इतने शदाई हैं भाई, तौबा। अब इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोगों ने सफर किया? बिल्कुल किया। I'm not talking about luxury buses. No, I'm not talking I'm talking about वड़ैच त्यारा, घुमन त्यारा, गुजर त्यारा, जो बरास्ता जन्नत से जाते हैं। हाँ जी, जो रास्ता जन्नत से जाते हैं। रास्ते उम्मीद होती है कि वो जन्नत कहीं भी आ जाएगी रास्ते में। सो वो उनका टैगलाइन है कि भी चली तो चांद तक, ना चली तो शाम तक। ठीक है, तो भाई उनके अल्लाह बचाए। और वो सीट नीचे से, मतलब उसका फ्रेम नीचे से ऊपर से ऐसे हुआ होता है और गाड़ी नीचे से ऐसे चल रही होती है, लगता है गाड़ी राउंड दी विकेट आ रही है बॉल करने के लिए, तो वो ऐसे आ रहे होते हैं। अब उनके अंदर ना कुछ वेंडर्स आते हैं, वेंडर्स समझते हैं चीज़ें बेचने वाले, तो वो सुरमे वाला आ गया, सर को फकी वाला आ गया। तो अब ये ना सारी मैं करता हूँ ऑब्जर्वेटिव कॉमेडी। बेसिकली मेरी कॉमेडी वो है कि जो आम लोग देखते हैं और मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करके आपके सामने रख देता हूँ, लोग उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब विदाउट वल्गैरिटी, विदाउट एनी डबल मीनिंग, आप देखें आप लोग भी एंजॉय करें इस बात को। बिल्कुल, बहुत अच्छा कह रहे हैं। और अब उसके वेंडर्स आते हैं ना, तो उनमें आ गया कोई ये फकी वाला आ गया सर। अब वो फकी वाला फकी बेचने आया ना, तो वो किस तरह फकी बेचेगा, मार्केटिंग करेगा। तो अब बस रुकी है, बामो वाला चूचक बस फुल है। ठीक है, अब कंडक्टर साहब आगे टापे, पंजाबी में उसके टापा, टापे पे बैठे हो, तो आए अंदर फकी वाला अंदर, तो हाथ में काला बैग पकड़ा हुआ है, जैसे अक्सर का तो वकीलों ने पकड़ा होता है, वो ऐसा बैग उसने पकड़ा हुआ है। लग गई है साहब। नहीं मैं रिसेम्बलेंस शो की है मैंने। नहीं देखें, फकी और के अपनी बेच रहा है, ये वकालत के फकी बेच रहे हैं, वो खाने वाले फकी बेच रहे हैं। ठीक है, और हम और मैं अभी अपनी एक्टिंग की फकी बेच रहा हूँ। बिल्कुल, तो ठीक है सर, हर कोई अपनी फकी बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ तो अभी इन्होंने बात की, ये तो LAW वाले लायर है ना, कुछ LIAR वाले भी लायर है। अच्छा, हाँ, जो इन्होंने जिनकी इन्होंने बात की, वो जिनको ये इन्होंने बताया कि वो आराम कमाती है, वो LIAR वाले लायर है। तो ये माशाल्लाह LAWYER वाले लायर है, तो अच्छे लायर है। वो लायर है, ये लॉयर है। लॉयर है, हाँ। तो अच्छा, वो फकी वाला अंदर एंटर हुआ है, तो उसने बैग पकड़ा हुआ, ताकि उसने आवाज़ लगाई, लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह दे बबरकत नाम दे नाल जेरे दिलां दे भेद खूब जानदा है। मेरी तरफों तमाम मुसाफरां नूं सलाम अर्ज़ है। मेरे भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद शफीक चिश्ती, अरसा तीजाला तो इन्हां बसा लारियां दे विच फक्कियां वेच रहा हैगा। लो जी रात दे 12 वजे किसी भी धी भैन दे टेड़े विच मरोड़ उठे होण, या किसी नूं किसी किस्म दी कोई भी दायमी शिकायत होवे, लो जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੱਕੀ, 16 ਅज्जा ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੌਂਫ, ਇਲਾਇਚੀ, ਜ਼ਾਫਰਾਨ, ਜ਼ੀਰਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 750 ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 20 रुपये। आ रहे बाजी, एक मिनट आ रहे, 20 रुपये। सो वेलकम बैक। हमारे साथ उमर भाई मौजूद थे, जिनको हम लोगों ने कहा था कि आप हमें गाना सुनाएंगे। गाने के लिए तो खैर माने नहीं, अपनी गज़ल सुनाने लगे, तो जो इन्होंने लिखा है वो आज आप हमें सुनाएं। जी उमर भाई। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो है ना शायरी से और उर्दू अदब से मेरी बड़ी दिल लगी, और मैं अच्छे खासे खुद भी क्या बात है, उर्दू के हवाले से। अच्छा, ये मैं जो गज़ल सुनाने लगा हूँ, ये आज़ाद शायरी के लिहाज से मैंने लिखी है, और जो उर्दू लिटरेचर से वाकिफ़ हैं तो वो इसको समझेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है हमारे पास। किसी ने विसाल यार को समझा यूं कि धड़कन जैसे हो मुजस्मा सकूं, फिर यूं हुआ कासिद ने बतलाया हमको, वहाँ रकीबों ने खूब सताया हमको। भुला चुका हूँ अब यारे फ़न को भी, सनम की वजह रुस्वा कुन से भी। अब जो रूह का तसलसल सिखाने चले हो हमको, क्या पता उनको गवा चुके हम इस रंग को। भुला चुका हूँ अंदाज़े ज़िंदगी का सलीका भी,
वरना तो माजी यकता का फरमा रवा था कभी, फिर ऐसा वक्ते ज़वाल आया उमर, लोगों ने किनारा किया बर्बाद करके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि ये जब लिखी वो तो क्या चल रहा था माइंड में? चल रहा था माइंड में, वो कहाँ से आया भाई? कोई ड्रामा ऐसा- मेरे दिमाग में चल रहे थे। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कोई सेल्फ मोटिवेशन है, कोई ऐसी चीज है। अच्छा कवर किया है कुछ नैरेटिव को। ऑब्वियसली बात है, लॉयर्स का काम क्या होता है? कवर करना, अपनी चीज को कवर करना। कुछ था। इनकी गजल से मुझे एक गजल याद आ गई है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जरूर जरूर। सुए मैं कदा न जाते तो कुछ और बात होती, ओके। सुए मैं कदा न जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से पिलाते तो कुछ और बात होती। क्या बात है, क्या बात है। और गो हवाए गुलिस्ताने मेरे दिल की लाज रख ली, गो हवाए गुलिस्ताने मेरे दिल की लाज रख ली, वो नकाब खुद उठाते तो कुछ और बात होती। क्या बात है, और जबरदस्त। ये बजा कली ने खिल कर किया गुलिस्तां मुअत्तर, ये बजा कली ने खिल कर किया गुलिस्तां मुअत्तर, अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। और ये शेर सुनेंगे कि ये खिले खिले से गेसू, गेसू कहते बालों को, हाँ जी। ये खिले खिले से गेसू इन्हें लाख तू संवारे, ये खिले खिले से गेसू इन्हें लाख तू संवारे, मेरे हाथ से संवरते तो कुछ और बात क्या होती। बात। क्या बात है। और लगता है कि गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, तेरी रहगुजर से जाते तो कुछ और बात होती। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो बाकी हमारा गजल वाला सेशन और शेर व शायरी वाला सेशन बड़ा अच्छा हो गया। तो गाना कौन सुना रहा है? क्या रखें भाई आप? गाना आप सुना रही गाना मैं नहीं सुना रही। बिहाइंड द सीन आप सुना रही थी, आज हमें ये सुना दे हमारी फरमाइश। कैमरा बड़ा अच्छा गुनगुनाया। मैं नहीं गुनगुनाती हूँ, जब सारों ने गालियाँ देनी। चले हम यही कर लेते हैं, मानी भाई और फातिमा, आप एक दूसरे आप का एक- साथ देंगे और आप कुछ ना कुछ हमें सुनाएंगे, मुझे और हमारे उमर भाई नाज़रीन को को ईद का आज। गिफ्ट आप देने चाहते हैं कि इतना प्रोग्राम करने के बाद एंड में वो गए। पूरी एंडिंग करें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें आप पे तो यकीन वाकई है। बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी आवाज को अच्छा नहीं समझता। मिस फातिमा सुनाना चाह रही हैं आप थोड़ा सा। सर आप अब मैं स्वाद जा रही आप मुझे बताई जा रहे। सुनाए। अच्छा कोई अच्छे से 2 लाइनें सुना दे। नहीं कोई नहीं चले बिस्मिल्लाह करें। क्या आप बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ? अब इन्होंने कहना मेरा गला, जो हर सिंगर कहता है मेरा गला नहीं ठीक, मेरा गला नहीं ठीक। जो हर सिंगर कहता है मेरा गला पानी है, नहीं नहीं मेरा गला नहीं ठीक। पानी, नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू। सुनाए। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। वाह जी जबरदस्त। Rapping। आपने तो खुद इतना अच्छा गा दिया। छुपी रुस्तम निकली है, बिल्कुल सर। छुपी रुस्तम निकली है। चलें इसी के साथ हाँ रैपिड फायर राउंड हमारा रहता है इन दोनों की तरफ। चलें सर उमर पहले आपकी तरफ आते हैं। लतीफ खोसा, क्या खोसा साहब के बारे में कुछ बताना है? जब हम ये नाम लेंगे क्या एक आदत उनकी जहन में आती तो है? खोसा साहब जो है वो ये है कि जैसे कहते हैं ना 112 टू रेस्क्यू, किसी टाइम भी अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। कहीं किसी टाइम भी लीगल असिस्टेंस चाहिए आपको ना, वो अवेलेबल है। सुबह शाम वो काम करते रहते हैं। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को मैं इतना खास जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में तो उनको अब छोड़ देनी चाहिए वो रोल करने जो अब मेरे ख्याल में नौजवानों को करने चाहिए। और सिंगर में आतिफ असलम। आतिफ असलम साहब की तो जब उनका नाम याद आता है मुझे उनकी एक वो वाला जो क्या हुआ था एक इंडिया के साथ जो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, हाँ जी सुर क्षेत्र। सुर क्षेत्र, मैं उस वो जो प्रोग्राम है ना उसमें मैं बड़ा उसमें एडमायर करता हूँ उसको। उसने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत वक्त, शहबाज शरीफ साहब सुनने में ये है कि वो सुबह की नमाज पढ़ते हैं और उठ के वो स्विमिंग करते हैं 2:30 बजे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जब बड़ी ये जंग के बाद ही सुना होगा आपने। स्विमिंग करूंगा। सर 2:30 बजे बना स्विमिंग करा जिसके मोर का मसला है।
ये 2:30 बजे का इससे क्या ताल्लुक है? वो खुद एडमिट करें 2:30 बजे, नहीं लेकिन गुड एडमिनिस्ट्रेटर एतजाज एहसन के बारे में क्या? एतजाज एहसन साहब लिविंग लेजेंड इन द बिल्कुल। फ्रेटर्निटी ऑफ लीगल। एंड ही इज कॉमरेड आल्सो। बिल्कुल absolutely. बिल्कुल ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली लेफ्टिस्ट है। बिल्कुल। एग्जैक्ट। इमरान खान, खान साहब के बारे में मैं कुछ बोल तो फिर आपका चैनल चलाएगा। नहीं, आप बोल दे। खान साहब देखें एक अच्छे क्रिकेटर थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं एक राय देना चाह रहा हूँ, एक मेरी जाती असेसमेंट है, कोई सियासतदान होता है ना उसको फिर वो दूसरी दोनों तरफ से खेलना होता है, वो एक बात पे नहीं अड़ जाता होता। आप जो है डिप्लोमेटिक बातें जो है ना वो हम कहते हैं कि तो आपको कंप्रोमाइज बात करना पड़ता है। खान साहब को चाहिए कि आप वो कंप्रोमाइज स्टेट के लिए कर लें और देखिए ये तो उनका नैरेटिव नहीं था ना कि वो उन्होंने पहले दिन से ये बात की थी कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँ। देखिए जब आप डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं ना, जब आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते थोड़ी हैं, सी तो कोई flexibility बात होती है। वो तो यू-टर्न लेने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, जो कोई- आपका कोई idea बात होता है, नहीं। जो हाँ, ideology होता यूटर्न है। तो बहुत सारे लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बात जब हतमी नहीं होती आपके जमहूरी मुल्क के अंदर Okay. तो आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। अब मानी भाई अमानी भाई की तरफ है। अमानी भाई आपके लिए है राहत फतेह अली खान साहब। बड़े उस्ताद के भतीजे चाहत फतेह अली खान। जिन अल्लाह रखे उनको रखे। सही हो गया। इसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ, मेरे अभी माइंड में एक नाम आया था लेकिन वो जा चुका हुआ है, तो इसीलिए आपकी तरफ भी आएंगे मरियम नवाज। नानी ओके। ओके, इफ्तिखार ठाकुर। लेजेंड, इसके अलावा हमारे पास कौन है? नसीम विकी। कमाल के डायरेक्टर राइटर और शाहिद नदीम। लेजेंड। सारी लेजेंड है, पीछे कुछ रह गया? आपने चाहत फतेह अली खान को तो फेवरेट पर्सनालिटी। फेवरेट पर्सनालिटी रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी कोई बंदा अपने लाइक थॉट्स में भी किसी को आइडलाइज करता है ना कि यार वेदर आई एम लाइक दिस, तो ये बंदा भी ऐसा है तो मुझे भी ऐसा ही होना ऑलराउंडर हो चाहिए। हर ऑलराउंडर जो हो, मैं कर रहा हूँ ना, जैसे आप मल्टीपल चीजें कर रहे हैं ना सेम टाइम, हर फन मौला है। तो आप If I talk about my career, so मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि I'm admired from मोइन अख्तर साहब ने मानुल्लाह खान साहब, but if I talk about personal life, so I am inspired from the living legend Imran Khan, so I'm inspired from him. So I'm not talking about his politics, I'm talking about his career and his struggle, that how much that man struggle alone. So मैं उसका कायल हूँ, तो मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। उसके तो सब कायल हैं कि वो जो उनकी वो एक तरह से जब वो रेगुलर रहे हैं ना, Absolutely. एक चीज़ पे डटे रहे और एट टाइम उन्होंने वो डिगेंड। सो इसी के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज ईद के हवाले से और वैसे ओवरऑल भी? खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, और ईद के मौका पर, इस खुशी के मौका पर जहां आप कुर्बानियां कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मत भूलें कि जो इस खुशी को अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उनको भी खुशी में शरीक करें और उनको भी उनके हिस्से की खुशियां पहुंचाएं जो कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है उनके लिए। उमर भाई आप? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि लव एंड पीस इज़ ऑल वी नीड। इस ईद के त्यौहार पे सबसे पहले जो है वो ह्यूमन राइट्स को आप देखें, हकूक़ुल इबाद, आपके वालिदैन, आपके अगर आप वालिद हैं तो आपके बच्चे, आप बीवी, आपके हमसाए, सबके हकूक़ पूरे करें और ये त्यौहार जो है वो खुशियों के साथ मनाते रहें। और इसी के साथ स्टार एशिया की टीम को, मुझे और ज़ुहैब को भी दीजिए इजाज़त। ईद की मीठी खुशियाँ हमने आपके साथ इस बार गुजारी और बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आपकी सारी जितनी भी हमारी शुगल थी, मस्तियाँ थी, बातें थी, वो सारी आप लोगों के साथ हम लोगों ने आज शेयर की और बहुत इन्जॉय किया। तो इसी के साथ हमारी तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक और हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।